गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th हमारा सेकंड लेसन है नए राजा और उनके राज्य। इससे पहले हमने पहला लेसन कंप्लीट कर लिया, जो क्या था, हजारों वर्षों के दौरान जो भी परिवर्तन हुए थे, कौन कौन से परिवर्तन हुए थे हमने वो पढ़े थे, शब्दावली में, धर्म में, है ना, ये हमने पढ़ दिए थे। आज हम पढ़ेंगे नए राजा और उनके राज्य में परिवर्तन, मतलब उनके राज्य। तो 7वीं शताब्दी में कई राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। तो नंबर 1 है नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। कि 7वीं शताब्दी में क्या हुआ, बहुत से भूस्वामी यानी जिनके पास अपनी खुद की भूमि होती थी, और योद्धा सरदार यानी युद्ध करने वाले जो होते थे, उनका मुखिया, उनका सरदार हमारे सामने आ चुके थे। राजा लोग इन्हें अपने मातहत या योद्धा के रूप में या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। कि जो राजा लोग थे, इन योद्धा सरदारों को अपना सामंत बना लेते थे या उन्हें अपना मातहत भी क्या होता है, सामंत यानी नौकर होता है। ठीक है, मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए। राजा उनसे क्या उम्मीद करता था कि वो मुझे कोई गिफ्ट दे, कुछ उपहार दे। ठीक है, राजा के दरबार में आकर हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें, मतलब उनके पास जो भी सैनिक होते थे उनकी सहायता युद्ध में राजा को वो प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। ठीक है, जो सामंत थे, योद्धा के सरदार थे, वो ज़्यादा क्या थे, ज़्यादा पैसा या ज़्यादा पद प्राप्त होने पर अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। महामंडलेश्वर क्या होता था, पूरे मंडल का महान स्वामी। महामंडलेश्वर क्या होता था, पूरे मंडल का महान स्वामी। कि वो सामंत थे, जब उन्हें कुछ ज़्यादा ही पद प्राप्त हो जाते, राजा की ज़्यादा कृपा प्राप्त हो जाती, तो वो अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। कि ये जो सामंत थे, महासामंत बन जाते, महामंडलेश्वर बन जाते, तो वो राजा से भी अलग होना चाहते थे। ठीक है, इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। ठीक है, शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। ठीक है, जो दक्षिण के यानी दक्कन के राष्ट्रकूट थे, वो पहले क्या थे, चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान जिसका नाम था दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। ठीक है, कौन था, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग नाम का एक सामंत था जिसने क्या किया कि चालुक्यों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके हिरण्यगर्भ नामक क्या करवाया, यज्ञ करवाया। इसका क्या अर्थ था कि सोने का गर्भ, हिरण्यगर्भ यानी सोने का गर्भ। ठीक है, तो इसने क्या किया, सोने के गर्भ नामक का अनुष्ठान करवाया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसको करने वाला याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। मतलब इस यज्ञ को करने के बाद जो मनुष्य इस यज्ञ को करता था, यदि वो राजपूत ना होता, क्षत्रिय ना होता, परंतु ब्राह्मणों द्वारा ये यज्ञ किए जाने के बाद उसको क्या माना जाता था, क्षत्रिय माना जाता था। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, सैन्य यानी युद्ध किया। मिसाल के तौर पर कदंब, मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार
हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक व राजस्थान में अपने सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किए। कि मतलब ये जो दो थे, कदम्ब मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार का हरिश्चंद्र, ये क्या थे, जाति से तो ब्राह्मण थे परंतु इन्होंने भी ये हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करके अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया और कर्नाटक और राजस्थान पर सफलतापूर्वक अपना अधिकार कर लिया। फिर है राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा और त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। कि कईयों ने तो क्षत्रिय धर्म को अपनाया यज्ञ करके और कईयों ने क्या किया, महाराजाधिराज यानी राजाओं का भी राजा और त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुवनों का स्वामी, इस तरह की उपाधियां प्राप्त की। अपने सामंत और साथ ही साथ किसान व्यापारी ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी साझेदारी सत्ता स्थापित की। कि मतलब उन्होंने धीरे धीरे किसानों को, सामंतों को अपने साथ मिलाकर अपनी सत्ता स्थापित की। इन राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों में संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल किया जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था कि ये लोग जो किसानों के व्यापारियों को अपनी ओर मिला लेते थे, धीरे धीरे क्या करते कि इनको बोलते कि तुम्हारे पास जो भी आए हैं, जो भी तुम कमाते हो उसका कुछ हिस्सा हमें दो। ठीक है, उनको मजबूर किया जाता था, बाध्य किया जाता था कि तुमने जो भी कमाया, जो भी भूमि से फसल उगी उसका कुछ हिस्सा हमें भी दो। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता था, लगान बोला जाता था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार थे। कि जो राजा होता था उसके पास पैसे कहाँ से आते थे, ऐसे ही थे, लोगों से कर वसूल करके, लगान वसूल करके राजा अपना पैसा इकट्ठा करता था। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होता था। कि ये जो कर लिया जाता था, लगान लिया जाता था, इनसे दुर्ग, महल, मंदिर बनाए जाते थे। संसाधन उन योद्धाओं को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे। कि जो योद्धा होते थे, जो सैनिक होते थे, उनको लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र भी इसी कर में से दिए जाते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की, जमीन और व्यापारी मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। कि वो जो योद्धा होते थे जब युद्ध करते थे तो वो लूट कर धन भी लेके आते थे और जहाँ पर वो युद्ध करते थे वहाँ के लोगों को मार देते थे और उस भूमि पर कब्जा भी वो कर लेते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, जो क्या कैसे की जाती थी, प्रभावशाली और परिवारों के बीच से ही। मतलब राजस्व यानी राजा के लिए कर वसूल करने की जिम्मेदारी जो ज़्यादा प्रभावशाली होता था, जिसके पास ज़्यादा युद्ध करने की शक्ति होती थी, या राजा के परिवार में से ही किसी को बना दिया जाता था। ठीक है, ये वंशानुगत होती थी, मतलब राजा के ही परिवार में से किसी को दी जाती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा अपने निकट संबंधियों को बड़े ओहदे पर रखता था। सैनिकों में मतलब प्रधान बनाने के लिए अब राजा के चाचा का, ताए का, मामा का, किसी का भी लड़का वो अपना रख सकता था। फिर है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो सत्य नहीं भी हो सकते थे, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मतलब कि जो राजा किसी से कुछ लिखवाता था अपने बारे में, वो बिल्कुल सत्य नहीं होता था, उसमें आधा झूठ होता था। परंतु इससे हमें ये पता चलता है कि राजा अपने आप को ऐसा कि मैं दानवीर हूँ, मैं जनता की सेवा करता हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, राजा अपने आप को ऐसा दिखाना चाहता था। ठीक है, ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी और अक्सर प्रशासन में मदद करती थी। कि ये जो प्रशस्तियाँ थी इनको कौन लिखते थे, ब्राह्मण लोग लिखते थे। इससे क्या होता था कि प्रशासन चलाने में मदद मिलती थी। ठीक है, राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान पुरस्कार में देते थे। यानी जो ब्राह्मण लोग राजा की प्रशंसा करते, उनके बारे में अच्छा लिखते, तो उनको राजा लोग भूमि दान में दे देते थे। ये ताम्र पत्तों पर अभिलिखित होते थे, यानी तांबे के पत्तों पर लिखे जाते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ठीक है,
फिर आगे है 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास को लिखा गया था। इसे कलहन नामक एक रचनाकार ने लिखा था, यानी उसको लिखने वाला रचयिता कौन था? कलहन था। कलहन ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। कि यानी जो कलहन था उसने जो लिखा, इसके लिए उसने पहले लिखे गए इतिहास की सहायता ली। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उसकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी में यह असाधारण ग्रंथ था। कौन सा था? कलहन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कलहन ने लिखी थी राजतरंगिणी। कौन सी? राजतरंगिणी। ठीक है। इसमें क्या था कि ये जो राजा लोग होते थे उनके बारे में आलोचना लिखता था कि इनके शासन में ये कुछ होता है और होना क्या चाहिए। ठीक है। फिर है धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। यानी किसी राजा के पास एक राज्य होता, इसके अलावा वो दूसरे राज्य पर भी अधिकार करना चाहते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। कि यानी गंगा घाटी में जो कन्नौज नगर था उसके लिए गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक क्या करते थे? झगड़ा करते थे। इस लंबी लड़ाई के 3 पक्ष थे। अब कौन कौन से थे? ठीक है। नगर तो था कन्नौज नगर। ये कहाँ पर था? गंगा घाटी के पास का क्षेत्र था। अब नदी के पास है तो उपजाऊ हो गई। तो इसका संघर्ष लड़ने के लिए कौन कौन से थे? एक तो थे गुज्जर प्रतिहार, एक थे राष्ट्रकूट, कन्नौज नगर पर अधिकार करने के लिए गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक। 3 हो गए, एक गुज्जर प्रतिहार, 2 राष्ट्रकूट, 3 हो गए पाल वंश। ये तीनों क्या करते थे? इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे। ठीक है। अब ये 3 राजाओं के होने के कारण इसको त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। ठीक है। 3 राजाओं के या 3 राज्यों के होने के कारण इसको त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। ठीक है। अब जैसा हमने देखा कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और अपने संसाधनों का प्रदर्शन किया, इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी निशाना बनाते थे। जो कभी बहुत अधिक मंदिरों पर इसलिए आक्रमण करते थे कि मंदिरों में चढ़ावा बहुत चढ़ता था, तो वहाँ से राजाओं को बहुत सा धन, पैसा, गहने आदि मिल जाते थे। ठीक है। अफगानिस्तान का एक शासक था गजनी का सुल्तान, जिसका नाम है महमूद। ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध था महमूद गजनवी था। उसने भारत में बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किया, बहुत सा धन लूट के अपने साथ लेके गया। ठीक है। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी था। महमूद को जो धन मिला उसको उठा के ले गया और बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च कर दिया। कि जो महमूद गजनवी था उसने क्या किया? गुजरात के सोमनाथ मंदिर को क्या किया? लूट लिया और उससे क्या किया? अपना धन ले गया और अपनी राजधानी पर खर्च कर दिया। सुल्तान महमूद द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था और उसने अल-बरूनी नामक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद। अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी?
अल बरूनी ने लिखी किताब अल हिंद। इसकी भाषा क्या थी? अरबी। किस भाषा में लिखी गई थी ये? अरबी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है कि अल बरूनी द्वारा लिखी गई किताब अल हिंद किसके ऊपर लिखी गई है? महमूद गजनबी द्वारा जीते गए राज्यों के ऊपर लिखी गई है। इसकी भाषा क्या है? अरबी है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत विद्वानों से परामर्श किया, यानी उनकी भी राय ली थी। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, यानी जिसे हम बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान। ये क्या था? पहले चाहमान था। इसका शासनकाल था 1168 से 1192 तक, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी अफगान शासक को 1911 में हराया। दूसरे ही साल 1912 में भी उसे हराया। ठीक है, किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। किसे हराया था 1911 में? अफगान के शासक मोहम्मद गोरी को। फिर 1192 में भी उसे हराया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 हम आगे करेंगे। ठीक है।